झोपड़ी वाली आदिवासी बहू को मिला चिकनी टाइल वाला ससुराल। मोहित शहर का बड़ा समझदार लड़का था और उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते और उसकी सारी बातों को माना करते। एक दिन मोहित जब ऑफिस से थका हारा घर आता है तो अपनी माँ प्रेमा को बताता है। हाँ माँ, मेरा सामान बांध दो। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और 1 हफ्ते के बाद ही वापस आऊंगा। क्या बात है मोहित, तू इतना ज्यादा उदास क्यों नजर आ रहा है? तेरा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। सब कुछ ठीक तो है ना? ऑफिस में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? अब क्या बताऊँ माँ, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे किसी आदिवासी सोसाइटी के बारे में निरीक्षण करने के लिए कहा है और उसकी रिपोर्ट बनानी है। अब मैं उन लोगों के बीच में कैसे रह पाऊंगा और कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, बस यही चिंता मुझे सताए जा रही है। बस उम्मीद करता हूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक हो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर तुझे अलग अलग लोगों की संस्कृतियाँ जानने को मौका मिलेगा और हो सकता है कि फिर तेरी कंपनी वाले तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दें। माँ, आप तो सब जानती है कि आदिवासी लोग इंसानों को पकाकर भी खा जाते हैं। क्या पता वो मुझे भी गर्म पानी में डालकर उबाल कर खा जाए। आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? अरे बेटा, वो पुराने जमाने की बात है। वैसे भी अब तो आदिवासी लोगों में भी वेजिटेरियन होते हैं। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अपनी माँ प्रेमा की बात सुनकर मोहित के दिल को भी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब वो आदिवासी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंच जाता है। 1 हफ्ते बाद प्रेमा डोर बेल बजने पर घर का दरवाजा खोलती है तो सामने मोहित के साथ एक अनामिका नाम की लड़की खड़ी होती है। उसे देखकर प्रेमा ने कहा, अरे बेटा, ये क्या है? ये किस टाइप की प्राणी को उठा लाया है तू? इसने कितने अजीब से कपड़े पहने हैं। अरे माँ, ये सब चीजें बाद में पूछना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये आपके घर की बहू है और अब आप अपनी घर आई बहू का स्वागत अच्छे से कीजिए। हम्बा हम्बा का बम्बा, ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि प्रणाम। अनामिका की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है। प्रेमा झटपट आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू का स्वागत करती है। मोहित और अनामिका जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और मोहित कहता है, अरे माँ, अब क्या बताऊं, मैं तो पेड़ से सेब तोड़ रहा था, तभी ये नीचे खड़ी हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि इसे भी सेब चाहिए होगा। मैंने एक सेब तोड़कर इसको दे दिया। अब मुझे क्या पता था इनके रीति रिवाजों के अनुसार अगर कोई लड़का कुंवारी लड़की को सेब दे दे तो उन दोनों की शादी हो जाती है, और शायद मुझसे यही गलती हो गई। मैंने इसे एप्पल दे दिया और इस तरह। हे भगवान, किस तरह के रिवाज होते हैं इन आदिवासी लोगों के। फिर तो वहाँ कोई सेब बेचने जा ही नहीं सकता, वरना उसकी हजारों पत्नियां हो जाएंगी। अरे माँ, मैं यहाँ खुद परेशानी में फंस चुका हूँ और आप है कि बस मजाक किए जा रही हैं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जाने अनजाने में ही सही, पर इससे मेरी शादी हो चुकी है, वो भी उनके रीति रिवाज के अनुसार। मैं इसे ना तो इसके घर वापस भेज सकता हूँ और ना ही अपने साथ रख सकता हूँ। बेटा, अब जो है यही है, जैसी है इस घर की बहू है ये, और सच्चाई को बदल तो नहीं सकते ना हम। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उनकी नजर अनामिका पर पड़ती है, जो कि ससुराल के टाइल लगे फर्श को देखकर खुश हो रही थी और उसे चाट रही थी। हे भगवान, बहू को घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं या फिर कुछ खिलाया पिलाया नहीं, ये फर्श क्यों चाट रही है? अरे ये हमेशा से मिट्टी की झोपड़ी में रही है, इसको लग रहा है ये भी मिट्टी है, इसलिए खा कर देख रही है। हम्बा हम्बा बा 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 बम्बा। तेरा सही है बेटा, 1 हफ्ते के लिए भेजा था तुझे और तू तेरे ससुराल वालों की भाषा बोलने और समझने भी लग गया। अब क्या ही कर सकते हैं माँ, अब ये आपकी अमानत है। अब आप ही अपनी बहू को यहाँ के तौर तरीके सिखा सकती हैं। जितना हो सके आप इसे यहाँ का रहन सहन सिखा दीजिए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और प्रेमा अब रोज अनामिका को थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना सिखाया करती। अनामिका की हिंदी अब थोड़ी सी बेटर हो गई थी। वहीं झोपड़ी से एकदम से टाइल वाले ससुराल में आकर अब ये बहुत ज्यादा परेशान थी। अक्सर ही उसका पैर फिसल जाता। एक दिन अनामिका के ससुर को धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे सुनो प्रेमा, कुछ भारी सामान गिरा है, बाहर जाकर देखो तो कहीं चोर तो नहीं आ गया। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जी, चुपचाप सो जाइए। ये हमारे घर की बहू है, टाइल पर चलने की आदत नहीं है ना उसे, इसीलिए गिरती रहती है। यह भी सही टाइम पर आ गया। घर में बच्चों की जरूरत नहीं है, बहू से ही मन लग जाता है। जब देखो कुछ ना कुछ उधम मचाती रहती है। अगले दिन अनामिका हथौड़ा लेकर घर की टाइल को तोड़ रही थी। उसे ये सब करते देखकर प्रेमा ने गुस्सा में कहा, ए बहू, ये तो क्या कर रही है?
कौन सा नया स्यापा करने की सोच रही है अब तू? माँ जी मुझे खेती करनी है, मुझे खेती की हुई सब्जियां खाना बहुत पसंद है, तो बस वही कर रही हूँ। अरे मेरी मंदबुद्धि बहू, हम चौथी मंजिल पर रहते हैं। यहाँ अगर तूने हथौड़ा मारा तो सीधा तीसरी फ्लोर वाली मंजिल के सर पर जाकर लगेगा। थोड़ी अकल से काम ले। सास की बात सुनकर अनामिका चुप हो जाती है और हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और हर रात अनामिका इधर उधर करती रहती, क्योंकि उसको अपने कमरे में नींद नहीं आती थी। उसे भूरे रंग की झोपड़ी में सोने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन प्रेमा ने ये बात समझाते हुए अपने बेटे मोहित से कहा, मोहित बेटा, मैंने अक्सर बहू को रात में इधर उधर भटकते हुए देखा है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे मिट्टी की झोपड़ी में सोने की आदत जो है, तो ये टाइल वाला ससुराल उसके लिए बहुत नया है। मैंने कल पेंटर को बुलाया है। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं तेरे कमरे में भूरा रंग करवाना चाहती हूँ, ताकि उसे अपनी झोपड़ी जैसा महसूस हो। माँ, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे आप जैसी माँ मिली है। प्रेमा मोहित की मर्जी जानकर उसके कमरे में भूरा रंग करवा देती है, जिससे अनामिका को अब अपनी झोपड़ी जैसा ही फील हुआ करता। और प्रेमा उसके कमरे में एक झोपड़ी की तस्वीर भी टांग देती है, ताकि उसे अपने मायके वालों की याद न आए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनामिका को अपने टाइल वाले ससुराल से बहुत प्यार हो गया था। वो हर समय झाड़ू पोछा करके रखा करती और घर को गंदा नहीं होने देती। ये क्या कर रही है बहू? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने झाड़ू पोछा किया था, फिर से झाड़ू पोछा करने लग गई। बाहर कितनी बारिश हो रही है, अगर कोई घर में आ गया तो फिर से कीचड़ हो जाएगा, इसलिए झाड़ू पोछा रहने दे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? टाइल वाला ससुराल है मेरा, वो भी सफेद रंग की टाइल। अगर मैं झाड़ू पोछा करके घर साफ नहीं रखूंगी तो ये कितना गंदा लगेगा। अगर मेरे मायके जैसी कच्ची झोपड़ी होती तो फिर सब कुछ चलता। तभी वहाँ पर प्रेमा की कुछ सहेलियाँ आ जाती है। वो चप्पल पहनकर ही घर में घुस आती है। उन्हें देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बम्बा बम्बा का बम्बा का बम्बा। ये क्या है? बहू के नाम पर कौन सी मशीन को उठा कर ले आई हो तुम, जिसकी बात समझ में नहीं आ रही। हमने तो सोचा था तेरी बहू की मुंह दिखाई करने आ जाते हैं। अरे ये तो बम गिराने की बात कर रही है। कोई दुश्मन देश की बहू उठा लाई है क्या तो प्रेमा? आदिवासी भाषा में तुम्हें चप्पल बाहर उतार कर आने को कह रही है, क्योंकि अभी अभी बहू ने पूरे घर की सफाई की है। अरे तो ऐसा भी तो बोल सकती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है बहू, हम चप्पल बाहर उतार देती है। अब दोनों पड़ोसने चप्पल बाहर उतार देती हैं। जिसके बाद अनामिका रसोई में जाती है और कई तरह के आदिवासी पकवान अपनी सास की सहेली के लिए बनाकर लाती है और उन्हें परोस देती है। पकवान खाकर उसकी दोनों सहेलियों ने कहा, कुछ भी बोलो, तुम्हारी आदिवासी बहू बहुत बढ़िया खाना बनाती है, खाकर मजा आ गया। और ये पकवान तो पहले कभी नहीं खाया। क्या नाम है इस पकवान का बहू? माँ जी, ये छिपकली के पकोड़े थे और ये मेंढक की चटनी थी। आपको कैसी लगी? दोनों पड़ोसनी जब ये बात सुनती है तो उनका मन उल्टी जैसा होता है और राम राम, के क्या खिला दिया तुम्हारी बहू ने? आज के बाद हम इस घर में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, चलो यहाँ से। दोनों पड़ोसनी ये बोलकर चली जाती है और अनामिका ने हंसते हुए कहा, बड़ी आई थी मेरे टाइल वाले ससुराल में चप्पल पहनकर गंदी करने वाली। आज के बाद में इस घर आने से पहले भी 100 बार सोचेगी। बहू, तू तो बहुत समझदार है। वैसे भी ये दोनों मुझे फूटी आग नहीं सुहाती। यहाँ बैठकर खाना भी खाती और बाहर जाकर मेरी ही बुराई करती। अच्छा किया तूने जो इन्हें भगा दिया, लेकिन टाइल वाले ससुराल के लिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे अनामिका अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगती है। अब वो टाइल को लेकर इतना पोजेसिव नहीं हुआ करती। उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार से रखा करते। धीरे धीरे वो भी मॉडर्न पहनावा और तौर तरीके सीख लेती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बैठा कर रहती है। आज के जमाने में लोग अपनी हर छोटी बड़ी चीज को सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी समझते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें युवाओं में बहुत प्रचलित भी होती जा रही हैं। ठीक ऐसे ही आज की कहानी है और आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है। प्रीति जो अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। प्रीति अपने घर की इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए वो हर छोटी बड़ी चीज को लेकर अपने माँ बाप से जिद किया करती थी। ऐसे ही सावन के मौके पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हरिद्वार जाने की बहुत सारी वीडियो ट्रेंड कर रही थी। ये सब देखकर प्रीति के मन में ख्याल आता है, वैसे सावन में आजकल हरिद्वार जाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों के साथ सावन में हरिद्वार जाऊं और वहां जाकर अपनी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और फोटोज क्लिक करूं और उसे सोशल मीडिया पर डालूं। ऐसे आइडिया खराब नहीं है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले अपने दोस्तों को रेडी करती हूँ, उसके बाद घर पे बात करूंगी। प्रीति तुरंत अपने दोस्त रोहन और काजल को कॉल पर कॉन्फ्रेंस पे लेती है और दोनों से कहने लगती है,
अरे मुझे ना तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, बस इसलिए तुम दोनों को लाइन पर लिया है। वो तुम्हें पता है कि अब सावन का महीना सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, और सबसे ज्यादा तो हरिद्वार। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम तीनों हरिद्वार चलें। हरिद्वार जाने की बात सुनकर रोहन और काजल दोनों प्रीति का मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि प्रीति को सिर्फ और सिर्फ वीडियोस फोटोज चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं थी। उसे तो बस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना था। तभी वो दोनों उसका मजाक बनाकर कहते हैं, अबे तू कब से इतनी धार्मिक हो गई? तुझे कब से पूजा पाठ और धार्मिक स्थल में जाने का मन करने लगा? तू तो बड़ी मॉडर्न लड़की है, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? ओहो, अब समझ में आया, लगता है तुझे किसी से प्यार हो गया है। अच्छा, दुआ में उसी को मांगने जा रही है। अरे रोहन, तू भी कैसी बातें करता है यार। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं किसी को दुआओं में मांगने के लिए हरिद्वार जाऊं। अरे वो तो बस मुझे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनानी थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं हरिद्वार चलूं। और आजकल तो लड़की लड़का हर कोई हरिद्वार जाता है। अरे प्रीति, बात को समझने की कोशिश कर। लोग तो फिर भी लड़कों को हरिद्वार जाने के लिए भेज देते हैं, पर लड़कियों के लिए कभी भी उनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो एक बार अपने घर वालों से इस बारे में बात करके देख, तुझे अपने आप ही पता चल जाएगा। अरे यार, तुम लोग मेरे घर वालों की टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हें पता है ना, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, और मैं जो बोलती हूँ वो होता है। मेरे घर में तो ये तो हरिद्वार क्या चीज है, 2 मिनट में अपने घर वालों को यूं मना लूंगी। इसके लिए तुम लोग अपने अपने घर वालों की टेंशन लो। तुम कैसे मनाओगे उन्हें? यार प्रीति, मैं तो नहीं जा पाऊंगी यार, क्योंकि मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। मेरा डन है, मैं तो चलूंगा, बस तुम अपना देखना। मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर वाले मानेंगे। बाकी रही बात, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। देख काजल, मैं भी अपने घर वालों को रेडी कर रही हूँ, और तू भी कर। मुझे ना कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले तू अपने घर वालों से बात कर, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। प्रीति जैसे तैसे अपने दोस्तों को हरिद्वार जाने के लिए मना लेती है, लेकिन क्या उसके माता पिता उसे हरिद्वार जाने देंगे? क्योंकि माता पिता को अपने बच्चे के बारे में ज्यादा पता होता है। और ऐसे ही रात को प्रीति अपने माता पिता से हरिद्वार जाने की बात कहती है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना प्रीति? माना कि तू हमारी एक लौती बेटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिद में हमसे कोई भी बात मनवाती रहेगी। तुझे कहीं नहीं जाना है। वैसे भी सावन के मौके पर हरिद्वार में बहुत भीड़ होती है, और अगर जाना भी हो तो फैमिली में जाना है। तुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं भी आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, तुम मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा को समझ नहीं पा रही हो, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। तुम्हें पता भी है मैं शिव जी की कितनी बड़ी भक्त हूँ, और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी भक्ति लोगों को कभी दिखाई नहीं देती है, पर मेरे मन में शिव जी को लेकर बहुत बड़ी आस्था है, और मैं हरिद्वार जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया रानी, अरे बात को समझने की कोशिश करो। और देखो, तुम बड़ी हो चुकी हो, और कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो शादी के बाद जाना हरिद्वार। मेरी ना एक बात सुन लो आप कान खोलकर। अगर मुझे हरिद्वार जाने नहीं दिया ना, तो याद रखना, मुझे लोटे में बंद करके ले जाओगे फिर आप लोग ही। तेरी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर मन करता है कि खींच कर एक थप्पड़ जड़ दूं तेरे मुंह पे। प्रीति सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कैसे उन्हें मनाए। इसलिए अगली सुबह प्रीति सुबह सुबह उठकर नहा धोकर शिव जी के मंदिर जाती है, और वहाँ से पूजा पाठ करके अपने घर आती है। घर आकर अपने माता पिता को प्रसाद देते हुए कहती है, एक भक्त को आप लोग नाराज करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। मम्मी पापा, प्लीज मुझे हरिद्वार जाने दो ना, मेरा बहुत मन है इस बार जाने का, और अब तो मैं सावन की व्रत भी रख रही हूँ। अरे बेटा, हम लोग तेरे माता पिता हैं, इसीलिए हम लोग तुझे मना करते हैं, क्योंकि आजकल युवा लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि फोटो वीडियो के लिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप होता है। इसीलिए तुझे समझा रहे हैं, अगर तेरा ऐसा कोई इरादा हो तो छोड़ दे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ कर जाऊंगी। अब तो विश्वास है ना आपको मुझ पर कि मैं सच में मुझे सावन में हरिद्वार जाना चाहती हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों का कोई ना कोई प्लान है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। प्रीति बहुत ही ज्यादा जिद करने लगी थी। उसकी जिद देखकर उसके माता पिता उसे हरिद्वार जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। प्रीति बहुत खुश होती है। अब वो वहाँ जाने के लिए शॉपिंग भी स्टार्ट कर देती है, और अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जाने के लिए वो कपड़े लेने के लिए निकल पड़ती है।
और यात्रा पर निकल जाती है। कुछ दूर पहुंचने के बाद तीनों भांग पीकर वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो आदमी उन तीनों को रोकते हुए कहता है, बच्चों, अरे भांग पीकर वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे ये सुरक्षित इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। अरे पाँव वाँव फिसल जाएगा तो बहुत बुरी तरह लग जाएगी। अरे बचना भी मुश्किल होता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। देखो, वीडियो तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपने घर वालों को मिल नहीं पाओगे। इसीलिए समझा रहा हूँ, वीडियो तब बनाना जब भांग का नशा उतर जाए। तो अंकल अपनी जुबान संभाल कर बात करो ना। और हाँ, हम लोग भांग अपने पैसों की पी रहे हैं, आपसे थोड़ी ना हमने पैसे लिए हैं जो आप आकर हमसे ये फ्री का ज्ञान बांट रहे हो। देखो, चुपचाप यहाँ से जाओ, हमें आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अबे जा रहा है या नहीं? लगाऊं खींच के? तीनों भांग पीने के बाद और भी अलग अलग तरीके का नशा करने लगते हैं और तीनों नशे में इतने धुत थे कि उन्हें किसी भी चीज का होश नहीं था। और अपने आसपास ज्यादातर लोग डीजे चलाकर भगवान की भक्ति का बहाना बनाकर अपनी मस्ती में चूर थे। तभी सामने से कार आती है और प्रीति को टक्कर मार देती है। आसपास के लोग जैसे तैसे प्रीति को उठाकर अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवा देते हैं और प्रीति के माँ बाप को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि रोहन और काजल दोनों का रो रो कर बुरा हाल था और कहीं ना कहीं उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी महसूस हो रहा था। अंकल आंटी, प्रीति की हालत बहुत खराब हो रही है और ये जो भी कुछ हो रहा है ये ना हमारी लापरवाही का नतीजा है। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिए। इस बार हमने हरिद्वार के नाम पर सिर्फ मस्ती और मजाक ही किया, लेकिन अगली बार हम सच्चे दिल से हरिद्वार आपके सिर्फ दर्शन करने आएंगे। बस मेरी दोस्त को ठीक कर दीजिए। तुम जैसे बच्चों को ना कभी समझ नहीं आएगा कि आखिर ये सब होने के बाद एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। तुम्हें तो बस अपनी मौज मस्ती ही दिखाई देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद प्रीति को आखिर होश आ ही जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा का परिवार काफी गरीब था, परंतु राधा की माँ ममता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। राधा अपनी माँ का कहा कभी नहीं टालती थी और सारी बातों का ध्यान भी रखा करती थी। उसके पिता का नाम रामलाल था और वो एक किसान थे। उनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा शादी लायक हो गई थी। आप बस खेतों में ही काम करते रहेंगे या फिर घर की जिम्मेदारियों पे भी ध्यान देंगे? जब तक मैं आपसे कुछ बोलूँ ना, आपको कुछ समझ नहीं आता है। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोलो। खेतों में काम नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? और घर की कौन सी जिम्मेदारी मैंने नहीं उठाई? आखिर बताओ तो मुझे। जब घर पर ध्यान देंगे तभी तो कुछ पता लगेगा ना। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी की बातचीत करना शुरू करिए। ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा। ज्यादा उम्र होने के बाद लड़की को कोई पसंद भी नहीं करेगा और उसकी शादी भी नहीं होगी। तुम क्या सोच रही हो कि मुझे इस बात का ख्याल नहीं है कि मैंने अपनी बेटी की तस्वीर अपने रिश्तेदारों में भेज दी है? जैसे ही उन्हें कोई अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा वे हमें जरूर संपर्क करेंगे। मुझे अपने रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा है। वो हमें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर देंगे। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आज तक कोई भी रिश्तेदार कभी किसी के काम आया है जो हमारे आएगा? आपको अपने लड़की के लिए रिश्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। हमारे रिश्तेदार हमारी गरीबी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि आपके रिश्तेदार कितना साथ देते हैं आपका। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी एक लौती बेटी राधा है, उसकी शादी संपन्न परिवार में हो जाए, उसे कोई दुख ना मिले। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही घर में करूँगा जहाँ वह हमेशा खुश रहेगी। मैं भी उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। रामलाल गरीब जरूर था, लेकिन बेहद ईमानदार और सच्चा था। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। समय बीतता गया और समय के साथ रामलाल अपनी बेटी राधा की शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में करवा देता है, जिनका एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। ससुराल में भी राधा का स्वागत बहुत अच्छा होता है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राधा को महसूस होता है कि ससुराल में उसकी सास और ननद उसे परेशान कर रही हैं। वो अक्सर ही राधा को ताने मारती और उसे कामों में उलझा देती।
राधा ने पहले तो इसे सहन किया, परंतु धीरे धीरे उसके लिए ये सहन करना मुश्किल हो गया। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको कोई मुझसे शिकायत हो आप मुझे बताइए, लेकिन इस तरह मेरे साथ व्यवहार मत कीजिए जैसा आप अभी कर रही हैं। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब तो आप लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं था, तो फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है? बहू, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हम वैसे ही तो हैं जैसे हम पहले थे। माँ जी, मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। जब मैं नई नई शादी करके आई थी इस घर में तब तो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अब आप आए दिन मुझे मेरे माँ बाप के गरीब होने का ताना मारते हैं, पूरा दिन मुझसे काम करवाते हैं और ठीक से सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। और ननन जी का भी यही हाल है। अरे बहू, तुझे घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तूने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तू तो अभी से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मेरे मुंह पर बोलिए ना। मुझे ताने मारने की या मेरी बेइज्जती करने की क्या ही जरूरत है? राधा अपनी सास के सवाल का जवाब दे रही होती है कि तभी उसका पति रौनक आ जाता है और अपनी माँ से सवाल जवाब करते हुए वह राधा को डांटते हुए बोलता है। तुम होती कौन हो मेरी माँ से ऐसे बात करने वाली या उनसे सवाल पूछने वाली? तुम इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहोगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत क्या करो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस माँ जी से ये पूछ रही थी कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि आजकल उनका व्यवहार मेरे प्रति कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुम क्या पूछ रही थी क्या नहीं पूछ रही थी सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। 1 मिनट, तुम पूछ नहीं रही थी, तुम मेरी माँ को सुना रही थी। एक बात मेरी याद रखना, आज के बाद इस टोन में तुमने मेरी माँ से बात की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अपने बेटे को अपनी माँ की तरफ बोलते देख कावेरी खुश हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। तभी एक दिन कावेरी अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है। राधा, तुम्हें पता है ना, इस घर में चक्की चलाना बहुत जरूरी है। ये हमारे घर की परंपरा है और घर की बहू हर दिन चक्की चलाती है। जो भी दाल बनने वाली होती है ना, उससे पहले चक्की चलाकर दरती है, उसके बाद ही बनती है। माँ जी, आज के जमाने में चक्की कौन चलाता है? आजकल तो पैकेट में साफ सुथरी दालें मिलती हैं। नहीं बहू, देख, चक्की तो तुझे चलानी ही पड़ेगी क्योंकि ये तेरे ससुराल की परंपरा है। राधा को ये सुनकर अजीब सा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को याद किया और चुपचाप सबकी बात मान ली। राधा ने चक्की चलाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, उसके हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन उठकर सुबह चक्की चलाया करती थी और अब उसे इस चीज की आदत हो गई थी। राधा की मेहनत को देखकर उसकी सास और ननद चौंक जाती हैं। वो सोचती हैं कि राधा हार क्यों नहीं मान रही है और सारा काम बिना किसी शिकायत के कैसे कर रही है। ये सब देखकर कावेरी बोलती है। बहू, मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन तू फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ रही है? तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं माँ जी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? जो घर की परंपरा है, बहू होने के नाते उसे पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आई तो मेरी परेशानी में दूर होगी। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तू माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कर। देख, गलती मेरी ही है। घर में कोई भी परंपरा हो, मुझे तुझे प्यार से समझाना चाहिए। इस तरीके से तेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद तुझे चक्की चलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे चक्की चलाने से सच में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अब तो मुझे आदत हो गई है। वो मेरे काम का हिस्सा बन गया है। आप चिंता मत करिए मेरी। राधा और उसकी सास आपस में बात कर रही होती हैं, तभी रौनक आ जाता है और उनकी बातें सुनते हुए बोलता है। राधा, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने सच्चाई जानी नहीं और आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे आपकी बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन आज आपको अपनी गलती का एहसास करते देख मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको माफ कर रही हूँ। सच में तुम्हारा दिल ना बहुत अच्छा है।
तुमने कितनी जल्दी मुझे माफ कर दिया। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ना तो मैं तुम्हें दुख दूंगा और ना ही ऊंची आवाज में तुमसे बात करूंगा। राधा की सहनशीलता और मेहनत को देखकर धीरे धीरे सास और ननंद का व्यवहार बदलने लगता है और वो राधा के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हो जाती हैं। उन्होंने राधा को ताने मारना बंद कर दिया था और उसे घर की बेटी की तरह अपना लिया था। अब वो दोनों राधा का हर काम में हाथ बटाया करती थी। अब राधा ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी और उसे कोई चक्की नहीं चलानी पड़ती।